हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल दी व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन शुरू करने जा रहे हैं और आज हम इस वीडियो में आपको फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिना स्किप कर आखिरी तक देखेंगे ताकि आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स आसानी से समझ में आएंगे और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। आप अगर इन सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ पाते हैं तो फिर आपको आगे के लेक्चर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स बताए जाएंगे आप वो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फोर्स के बारे में आपको बताता हूँ और शायद आप फोर्स के बारे में जानते भी होंगे। अपने स्कूल के क्लासेस में फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि जब भी किसी बॉडी को पुल या पुश किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि हमने उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया है और यह बात सही भी है। लेकिन यहाँ पर इस स्टैंडर्ड में फोर्स को हम एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एक अलग ही पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोर्स को समझना है और इसके कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। तो यहाँ पर उस पर्सपेक्टिव या इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फोर्स को समझना चाहते हैं तो कई एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले फोर्स है क्या? फोर्स एक काउज है। फोर्स एक काउज है जो एक एक्सटर्नल एजेंट किसी बॉडी पे अप्लाई करता है और उसके बाद हमें उस बॉडी में एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर देकर आपको फोर्स के बारे में समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर एक सरफेस है, यह एक सरफेस है और इस सरफेस पे हम यहाँ पर एक बॉल लेने जा रहे हैं। यह बॉल रेस्ट में है, ठीक है। यह एक बॉल है जिस सरफेस पे रखा हुआ है और यह सरफेस पे यह बॉल रेस्ट में है। तो अगर हम इस बॉल को हिट करते हैं, चाहे अपने पैरों से हिट करें या हमारे पास अगर एक बैट है तो बैट से हिट करेंगे, तो हिट करने के बाद इस बॉल में मोशन दिखाई देगा, मतलब यह बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल एजेंट है और हमने ही इस बॉल पर फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने के बाद यह बॉल जो कि रेस्ट में था वह मोशन में आ चुका है। तो रेस्ट में था मतलब इसका वेलोसिटी 0 था और मोशन में आने के बाद इसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी होगा। मतलब 0 से कुछ न कुछ वेलोसिटी होने का मतलब है कि इसका वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हुआ है और हम जानते हैं कि बॉडी का वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो यह कहा जाता है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। तो जब हम इस पे एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है, चाहे इसे अपने पैरों से हिट करें या किसी बैट से या डंडे से हिट करेंगे तो बॉल रेस्ट में था, मोशन में आ जाएगा और जिस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर रेस्ट से मोशन में आने का मतलब इसके वेलोसिटी में चेंज देखने को मिला है और यह चेंज होने का कारण जो इस पे फोर्स लगाया गया है वही है। जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाते हैं तो इसमें किसी भी तरह का मोशन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज होने का कारण फोर्स है और वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो बॉडी को एक एक्सेलरेशन में कहा जाता है, मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो यहाँ पर इस बॉल में फोर्स जो कि एक एक्सटर्नल एजेंट मैंने लगाया जिस वजह से यह बॉल रेस्ट में था, मोशन में देखने को अब मिल रहा है और रेस्ट में होने के कारण जब वह मोशन में आ जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि इसके पास एक एक्सेलरेशन है। तो इससे यह साबित होता है कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाया जाता है किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, मतलब कोई बाहर के एजेंसी होंगे, हम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर से मतलब इसके इंटरनल पार्ट से कोई भी फोर्स लगाएगा तो ऐसा नहीं होगा। कोई एक्सटर्नल एजेंट जब इस पर फोर्स लगाएगा जिसे एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है तो इसमें हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। यह तो एक एग्जांपल हो गया जब बॉल रेस्ट में था। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं यह बॉल है फिर से इसी सरफेस पर और यह मोशन में है इस बार,
इस बार यह मोशन में है, तो हम इस बॉल को फोर्स लगाकर रोक सकते हैं। इसके मोशन के डायरेक्शन में हम अगर मान लेते हैं अपने यहाँ पर कुछ हाथ या पैर लगा देंगे तो यह रुक जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोशन में एक बॉल है और हमने इस पर फोर्स लगाया और यह रेस्ट में आ गया। तो फिर से इसके वेलोसिटी में चेंज देखने को मिल रहा है। मतलब शुरू में कुछ वेलोसिटी था और रुकने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो फिर से हमें इसके वेलोसिटी में चेंज देखने को मिला है और वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब फिर से यहाँ पर एक्सेलरेशन देखने को मिला है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कब देखने को मिला है? जब इस पर हमने एक बार फिर से फोर्स लगाया है। तो इस एग्जाम्पल से भी यह प्रूफ होता है, इस एग्जाम्पल से भी यह प्रूव होता है कि जब भी किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। मोशन में, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाता है। इसमें एक और केस हो सकता है कि अगर यह बॉल है, यहाँ पर इस सरफेस पे मूव कर रहा है, इस सरफेस पे मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो अगर हम इसके डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में यह मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो इसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। इसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। कब? जब यह बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब स्पीड बढ़ जाना मतलब वेलोसिटी में फिर से चेंज होना, और वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है फिर से हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन देखने को मिला। और अगर हम इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे, अगर मान लेते हैं यह बॉल है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर हम इस डायरेक्शन में इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इसका मोशन मतलब इसका जो स्पीड है वह डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? स्पीड, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज करेगा, ठीक है, और यहाँ पर स्पीड डिक्रीज करेगा। तो स्पीड डिक्रीज होना मतलब फिर से वेलोसिटी में चेंज होना, और वेलोसिटी में चेंज होने का कारण कौन है? यह एक्सटर्नल फोर्स। तो इन सारे एग्जाम्पल से एकमात्र कंक्लूजन निकलता है कि जब भी किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा तो बॉडी में एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। और यह एक्सेलरेशन यहाँ पर कई तरह के हो सकते हैं। रेस्ट में रहेगा बॉडी तो मोशन में आ सकता है, मोशन में रहेगा बॉडी तो रेस्ट में आ सकता है। बॉडी मोशन में है तो उसका स्पीड इंक्रीज कर सकता है, बॉडी मोशन में है तो उसका स्पीड डिक्रीज कर सकता है। और एक और केस हो सकता है कि बॉडी मोशन में है तो उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है फोर्स लगाने पर। तो अगर मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है फोर्स लगाने पर तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई भी चेंज होगा तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई बॉडी का मोशन का डायरेक्शन भी चेंज होता है तब भी कहा जाता है कि बॉडी में एक्सेलरेशन यहाँ पर है, मतलब इस केस में भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में कहलाता है। तो अल्टीमेटली फोर्स एक ऐसा काउज है जो अगर किसी बॉडी पर किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अगर लगाया जाता है तो उस कंडीशन में उस बॉडी में हर हालत में हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। तो आप फोर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन एक्सटर्नल काउज विच व्हेन अप्लाइड ऑन ए मटेरियल बॉडी द बॉडी बिकम्स एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इट इज एन एक्सटर्नल काउज which when applied on a body the body becomes accelerated। ओके, अब फोर्स
को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। फोर्स को डिनोट किया जाता है F, इसके ऊपर एरो, चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल F, इसके ऊपर एरो लगा होगा, ठीक है। और इसका SI यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। इसका SI यूनिट न्यूटन। कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके यूनिट्स के बारे में हम और बात करेंगे जब इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी पे हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी और हमारे बीच, या कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है तो उस बॉडी और उस एक्सटर्नल एजेंट के बीच एक कांटेक्ट इस्टेब्लिश होता है। मतलब किसी बॉडी पे अगर हमें फोर्स अप्लाई करना है तो उस बॉडी के कांटेक्ट में होना जरूरी है। क्या यह सच है कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाने के लिए उसके कांटेक्ट में आना जरूरी होता है? तो यह सच नहीं है, क्योंकि नेचर में जो फोर्सेस होते हैं जो किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, मतलब नेचर में जो भी फोर्सेस किसी बॉडी पे अप्लाई होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक तरह के फोर्सेस को कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है, और दूसरे तरह के फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट में आकर ही अप्लाई किसी बॉडी पे कर सकते हैं, उसे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। तो यहाँ पर इस बॉल को जब हम हिट करते हैं या पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ये सारे तरह के फोर्स, पुश करने से फोर्स लगता है, पुल करने से फोर्स लगता है, हिट करने से फोर्स लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन आप जानते होंगे, किसी भी बॉडी पर अगर कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो ये सारे ही फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में आते हैं। मतलब इस केस में बॉडी के कांटेक्ट में एक्सटर्नल एजेंट आता है, तब जाकर वह उस पर फोर्स लगा पाता है, ठीक है। तो पुश पुल, किसी बॉडी को हिट करना, कोलाइड होना, फ्रिक्शन, ये सब कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचर में कुछ और फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी के बिना कांटेक्ट में आकर ही अप्लाई किया जा सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे इस चौक को अगर हम यहाँ पर छोड़ दें तो अभी यह रेस्ट में है, जो ही हम इसे छोड़ देंगे तो जानते हैं यह नीचे मूव करने लगेगा, अर्थ के सरफेस की ओर मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इसे टच नहीं किया है। जब हम इसे छोड़ देते हैं तब तो फिर हमारा कांटेक्ट भी इससे हट जाता है, उसके बाद यह मूव करने लगता है। तो यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटी, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी ओर खींचता है। चाहे यह बॉडी या चौक या कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, उसके बिना कांटेक्ट में आए हुए ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिस वजह से यह चौक या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम अगर छोड़ दें किसी अर्थ के किसी सरफेस के एबव में ले जाकर, तो वह लगातार अर्थ की ओर गिरता हुआ चला जाएगा, अर्थ की ओर मूव करेगा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, जिसके बारे में आप क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में आप यहाँ पर मतलब समझ सकते हैं, एक मैग्नेट किसी भी आयरन्स के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बिना कांटेक्ट में आए हुए। तो यहाँ पर मैग्नेट जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बिना उसके कांटेक्ट में आए हुए, वह फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो इसके बारे में आप क्लास 12 के सिलेबस में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि फोर्स किसी भी बॉडी पे जब अप्लाई किया जाता है किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो
या तो वह फोर्स बॉडी के एक्चुअल कांटेक्ट में आने के बाद लगाया जा सकता है, या बॉडी के बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए भी कुछ फोर्सेस हैं जो उस बॉडी पे लग सकते हैं। ठीक है, इन सब बातों को आपको याद रखना है। तो ये सब सारा फोर्स के बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है, अब हम इनर्शिया के बारे में आपको बताएंगे। तो इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यह किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है। तो इनर्शिया के बारे में कहा गया है कि यह किसी भी बॉडी का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब इनहेरेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं जब कोई भी बॉडी अपने एग्जिस्टेंस में आता है, तो यह प्रॉपर्टी उसके एग्जिस्टेंस में आने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। एग्जिस्टेंस में आने का मतलब, अगर कोई बॉडी नेचर के द्वारा बनाया जाता है या ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, तो ज्यों ही उसकी उत्पत्ति होती है, यह प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, वह प्रॉपर्टी खुद ब खुद उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके जन्म लेने के पश्चात उसमें आ जाता है। ओके, तो इसी में से इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिस वजह से कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वह हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ रहना चाहता है, और इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक टेबल है, इस पर कोई ब्लॉक को हमने रख दिया, या किसी बुक को अगर हमने एक टेबल के ऊपर रखा है, या टेबल है, इस टेबल पर अगर हमने एक ब्लॉक या एक बुक या एक ग्लास या किसी भी बर्तन को अगर हम एक टेबल के ऊपर में रखते हैं, तो वह हमेशा उस पर रेस्ट के कंडीशन में रखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी इनर्शिया है, जिस वजह से अगर यह रेस्ट में है, यह रेस्ट में है, तो यह हमेशा चाहता है रेस्ट में ही रहे। मतलब वह अपने जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज नहीं होने देना चाहता है। कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है, अगर वह रेस्ट में है तो वह हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के स्टेट में है तो वह हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के स्टेट में ही रहना चाहता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हुआ हमेशा रहना चाहता है, और इसका कारण है उसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर यह इनहेरेंट प्रॉपर्टी इनर्शिया के कारण। ठीक है, इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी के एग्जिस्टेंस में आने के बाद उसके इनसाइड ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है। यह प्रॉपर्टी न तो मैन मेड है, न तो नेचर, मतलब यह नेचुरली किसी भी बॉडी में मतलब होता है। उसके एग्जिस्टेंस मतलब जैसे ही उसका कह सकते हैं कि जैसे ही उसका जन्म हुआ है तो उसके अंदर यह प्रॉपर्टी का भी जन्म खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, इट इज एन इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब जन्मजात प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच it remains in the state of rest or state of uniform
वेलोसिटी। ठीक है, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच या बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको बता दिया। उसी तरह से कोई भी सरफेस पे, कोई भी एक स्मूथ सरफेस पे अगर कोई बॉल मूव कर रहा है तो वह हमेशा इस सरफेस पर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हुआ रहेगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इसका वजह है फ्रिक्शन। और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे तो जो बॉल इस पर मूव कर रहा है वह ज़्यादा टाइम के लिए इस सरफेस पे मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। और अगर हम फ्रिक्शन को रिमूव कर दें, जो कि संभव नहीं है, तो यह बॉल हमेशा इस सरफेस पर जिसका फ्रिक्शन हमने जीरो कर दिया है वह लगातार इस सरफेस पे स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। लेकिन रियल लाइफ में जानते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि फ्रिक्शन को सिर्फ रिड्यूस किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो जिस वजह से किसी भी बॉडी को अगर हम एक स्पीड देकर छोड़ देते हैं, एक वेलोसिटी देकर छोड़ देते हैं, तो कुछ देर चलने के बाद वह रुक जाता है। इसका मेन वजह है, इसका मेन रीज़न है फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि इनर्शिया बॉडी के अंदर होने वाला एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, पाया जाने वाला एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिस वजह से वह अपने स्टेट को मेंटेन करके रखता है। स्टेट को मेंटेन करके रखता है मतलब अगर वह रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वह मोशन में है तो हमेशा वह यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए रहना चाहता है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ रहना चाहता है। ठीक है, अब इनर्शिया भी दो तरह के होते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट के स्टेट में है तो वह हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर हम मान लेते हैं यह एक व्हीकल है और इस व्हीकल में एक आदमी यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में है। इस व्हीकल में यह आदमी यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में है। ठीक है, अब यह आदमी इस व्हीकल के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन में, रेस्ट में है। तो ज्यों ही यह व्हीकल अचानक से मूव करना स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में, तो यह आदमी क्या होगा, पीछे की ओर उसे झटका लगेगा और वह पीछे की ओर गिर जाएगा। अगर यह व्हीकल बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर यह आदमी जो कि इस बस के अंदर बिना किसी सहारे के खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन में, रेस्ट में है, ज्यों ही यह बस आगे की ओर अचानक से आगे मूव करेगा यह आदमी पीछे की ओर गिर जाएगा। इसका रीज़न यह है कि आदमी का जो यहाँ पर जो लेग्स है वह इस प्लेटफॉर्म के, बस के प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में है। यह बस का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर यह आदमी मान लेते हैं खड़ा है। ठीक है, अब यह बस का प्लेटफॉर्म यहाँ पर जब बस चलने लगता है तो यह आदमी का दोनों ही जो लेग्स है बस के प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में है और यह बस के साथ साथ चलना स्टार्ट कर देगा। बस के साथ साथ यह चलना स्टार्ट कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन बॉडी का रेस्ट पार्ट जो कि लेग्स के ऊपर है वह रेस्ट में था और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो जिस वजह से उसका जो दोनों लेग्स है वह तो आगे चला जाएगा बस के प्लेटफॉर्म के साथ, रेस्ट बॉडी जो बचा हुआ है वह ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो वह जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे
रहना चाहता है और उसका दोनों पैर आगे बढ़ जाता है, जिस वजह से वह पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि यह ऐसे, ठीक है, अगर यह बस का प्लेटफॉर्म है, यह इस पे खड़ा है, यह आगे निकलेगा तो यह आदमी पीछे की ओर गिर जाएगा। समझ रहे हैं? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा इनर्शिया का टाइप कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए हम इसको आपको अच्छे से समझा रहे हैं। और इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, मतलब आपके एग्जामिनेशन में या कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने आपको इसको अच्छे से यहाँ पर समझाया है। और आप इसको लेक्चर्स को अगर ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, ये सारे बातें ऑब्जर्व करते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इस इनर्शिया की वजह से कोई भी बॉडी अगर मोशन के स्टेट में है, अगर वह मोशन के स्टेट में है तो वह हमेशा इसी स्टेट में रहना चाहता है। इसी स्टेट में रहना चाहता है मतलब अगर वह मोशन में है तो हमेशा वह यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ रहना चाहता है। किसी भी तरह के उसमें चेंज को नहीं होने देना चाहता है। ठीक है, इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो द इनर्शिया ड्यू टू विच ए बॉडी इन मोशन रिमेन्स टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसका भी एग्जांपल यहाँ पर, अगर किसी बस में कोई भी आदमी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है और वह बस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, फिर से यह बस के प्लेटफॉर्म पे क्या है, खड़ा है, फिर से यह बस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और बस चल रही है इस डायरेक्शन में। और अगर बस के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर यह बस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में यहाँ पर यह पूरा आदमी बस के साथ मूव कर रहा था। लेकिन अब चूंकि बस अचानक से रुक जाती है, तो बस के प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में इस आदमी का दोनों लेग्स सबसे पहले आता है, तो यह दोनों लेग्स तो रुक जाएगा बस के प्लेटफॉर्म के साथ। लेकिन लेग्स के ऊपर का बॉडी का पोर्शन, लेग्स के ऊपर, यहाँ पर जो लेग्स है इसके ऊपर का पोर्शन जो कि मोशन में था, तो मोशन में था, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वह मोशन में ही रहना चाहता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वह मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन इसका दोनों लेग्स जो कि बस के प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में था वह तो रुक चुका है। तो नीचे का पोर्शन रुक चुका है, तो आगे का पोर्शन क्या होगा, आगे का पोर्शन आगे निकल जाएगा, जिस वजह से वह आदमी सामने की ओर गिर जाएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यह चल रहा है और अचानक से हम इसको रोक दिए। यह चल रहा है इस तरह से, इस सरफेस पे चल रहा है और हमने इसे रोक दिया, तो नीचे का पोर्शन रुक जाएगा और यह आदमी अचानक से इस तरह से बस की आगे की ओर गिर जाएगा या झुक जाएगा, उसे झटका लगेगा। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये सब इनर्शिया के बारे में हमने आपको बताया है। आपको याद रखना है कि हर हालत में कि इनर्शिया किसी भी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिस वजह से अगर वह बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, और अगर वह मोशन में है तो वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हुआ रहना पसंद करता है। ठीक है, अब इनर्शिया चूँकि एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर हम इसे रिलेट करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो कि मास है। और इनर्शिया के बारे में कहा गया है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हालांकि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, लेकिन मास इनर्शिया के मेजर को
डिनोट करता है। किसी भी बॉडी का मास जितना ही अधिक होगा उतना ही अधिक उसके इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर किसी सरफेस पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा है जिसका मास हम मान लेते हैं m 1 kg, रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में है, यहाँ पर यह रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर हम इसे उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, एक फोर्स लगाकर हम इसे उठा सकते हैं, ठीक है, और यह उठ भी जाएगा, मतलब यहाँ पर यह इसे हम आसानी से उठा सकते हैं चूँकि इसका मास बहुत कम है। लेकिन इसी सरफेस पे अगर हम एक बहुत बड़ा ब्लॉक मान लेते हैं m = 200 kg, 200 kg का ब्लॉक अगर हम यहाँ रखते हैं और यह रेस्ट में है, अब अगर हम इसे उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना हमने यहाँ पर या उससे कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगाएंगे तब भी यह टस से मस नहीं होगा। टस से मस इसलिए नहीं होगा कि अब इसके पास मास बहुत ही ज़्यादा है, और मास बहुत ही ज़्यादा है जिस वजह से अगर यह रेस्ट में है तो यह अपने आप को और रिजिड होकर रेस्ट में रखेगा। चाहे हम इस पर कितना भी फोर्स लगा लें यह रिजिड रहेगा कि नहीं है, हम मूव नहीं कर सकते हैं। इससे मालूम चलता है कि यहाँ पर मास बढ़ने से इसका रेस्ट में रहने का रिजिडिटी बढ़ चुका है, मतलब जितना अधिक मास होगा उतना अधिक इसके पास इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर आपका कोई दोस्त सामने से साइकिल चलाकर आ रहा है तो जानते हैं उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, और अगर उसकी स्पीड बहुत कम है तो फिर आप अपने दोस्त को जब वह आपके पास आएगा तो आप उसको रोक सकते हैं आसानी से फोर्स लगाकर। लेकिन वही आपके सामने अगर कोई ट्रक जिसका मास आपके दोस्त और साइकिल के मिलाने के बाद जितना होगा उससे कहीं अधिक है, और अगर सामने से कोई ट्रक मूव करता हुआ आपकी ओर आ रहा है तब आप इसे कितना भी फोर्स लगा लें शायद नहीं रोक पाएंगे, और इसमें आपकी कैजुअलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रक जो कि सेकेंड कंडीशन में है उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, लेकिन अब उसका मास इतना अधिक हो चुका है कि वह रिजिड रहेगा, अपने मोशन के स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहेगा, क्योंकि उसके पास अब मास बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा मास हो चुका है, जिस वजह से उसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, और अब हम उसके मोशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब वह हमारे पास आएगा तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। तो मास बढ़ने से किसी भी बॉडी का इनर्शिया बढ़ जाता है, उसको जो उसका स्टेट है उस स्टेट में बने रहने की रिजिडिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो ये सब इनर्शिया के बारे में जो मेन बातें थे वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मोमेंटम के बारे में जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो एक्चुअली मोमेंटम किसी भी बॉडी के मोशन के इफेक्ट को शो करता है, और किसी भी बॉडी का मोशन का इफेक्ट मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और इसी मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को मोमेंटम कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक ग्लास का टेबल हमारे पास है, ठीक है, यह एक ग्लास का टेबल है। यह ग्लास का टेबल है और इसके हाइट, इसके सरफेस के हाइट s से हमने एक छोटे से पत्थर का टुकड़ा, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हम लेते हैं जिसका मास बहुत ही कम है, और इस पत्थर के टुकड़े को अगर हम छोड़ेंगे चूँकि हम जानते हैं इसको हम जब पकड़ के होल्ड करके रखते हैं तो इसका वेलोसिटी 0 होगा और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना होगा, g होगा। तो जब हम इसे छोड़ेंगे तो यह यहाँ पर h हाइट फॉल करने के बाद यहाँ पर पॉइंट A पर इस ग्लास को
v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, इस वेलोसिटी से हिट करेगा। लेकिन यह टुकड़ा पत्थर का इतना ही छोटा है, मतलब इतना ही इसका मास कम है, जिस वजह से यह इस ग्लास के टुकड़े को ब्रेक नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम यही काम यहाँ पर इस छोटे से पत्थर के टुकड़े के जगह पे अगर हमने हम मान लेते हैं एक बड़े से पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, और सेम यहाँ पर फिर से हम इस पत्थर के बड़े से टुकड़े को छोड़ते हैं, और यह भी इसी हाइट से फॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार अगर यह इस ग्लास के टुकड़े को हिट करेगा तो इसकी भी वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी ही होगी, क्योंकि इसने भी इतना ही हाइट फॉल किया है। लेकिन इस बार हम जानते हैं अपने सेंस से कि इस बार यह पत्थर का टुकड़ा इस ग्लास को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। तो ऐसा इस बार क्या हुआ है? तो एक्चुअली हम जानते हैं यहाँ पर इस पत्थर के टुकड़े के कारण, जिसका मास बहुत ही कम है और इस वेलोसिटी से इसने हिट किया है ग्लास को, तो यहाँ पर मास और इस वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को मिलाकर भी यह इस ग्लास के टुकड़े को नहीं तोड़ पाता है। लेकिन सेम इस केस में जब इसके पास इस छोटे से पत्थर के टुकड़े से बहुत ही ज़्यादा मास है, उसी हाइट से गिराते हैं, उसी वेलोसिटी से यहाँ पर इस ग्लास के टेबल से टकराता है और इस बार इस ग्लास के टेबल को वह ब्रेक कर देगा। तो ऐसा इस बार इसलिए हुआ है कि इस बार इसके पास मास बहुत ही ज़्यादा है और जिस वेलोसिटी से यह टकरा रहा है उस वेलोसिटी और मास के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से यह इस ग्लास के टुकड़े को तोड़ पाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके पास इस केस में ज़्यादा मोमेंटम है और इसके पास मोमेंटम कम है। हम जानते हैं कि इस पत्थर को अगर हम सिर्फ टेबल पे रख देंगे तो यह ऐसा नहीं कर पाएगा, मतलब यह बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा अगर हम टेबल पे सिर्फ रख देंगे तो वह ग्लास को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पर इसी हाइट से जब हमने इस पत्थर के टुकड़े को छोड़ा तो इसने इस ग्लास के टेबल को तोड़ दिया। ऐसा इसलिए हुआ है कि अब इसके पास मास के साथ साथ वेलोसिटी है और इस बार इसका मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट इस छोटे से पत्थर के टुकड़े के मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट से कहीं ज़्यादा है, जिस वजह से इसने इस ग्लास के मतलब टेबल को तोड़ डाला। तो किसी भी बॉडी के पास अगर मोशन है तो उस मोशन का इफेक्ट अगर इस पत्थर के टुकड़े के पास जो बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है और इसके पास अगर मोशन है तो इस मोशन के कारण जो इम्पैक्ट वह डालता है किसी भी बॉडी पे, जैसे यहाँ पर इसने ग्लास के टुकड़े पे डाला है, तो इस मोशन के कारण अगर किसी बॉडी पर वह इम्पैक्ट डालता है तो उस मोशन में उसका मास और उसका वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट होता है। यहाँ पर इसने इस मोशन के वजह से जो इम्पैक्ट इस टेबल पे मतलब इस ग्लास के टेबल पे यह डाला है, तो इस मोशन का इम्पैक्ट उसके मास और उसके वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हुआ है। और जब हम कहते हैं कि किसी बॉडी का मोशन का इम्पैक्ट कहीं पर दिखाई पड़ता है तो वहाँ पर उस मोशन का इम्पैक्ट का वजह जो काउज होता है वह उस बॉडी का मास और उस बॉडी का वेलोसिटी होता है। और किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट अगर दिखाई दे रहा है कहीं पर तो हम वहाँ पर कहते हैं कि हम वहाँ पर कह सकते हैं, बल्कि कह सकते नहीं बल्कि कहते हैं कि उस बॉडी के पास मोमेंटम है। तो किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट का होना मतलब उसके पास एक मोमेंटम का होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंटम का मतलब हो गया कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज मोमेंटम। ठीक है, किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट मोमेंटम कहलाता है। अब मोमेंटम होता है किसके इक्वल? तो किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट उस बॉडी के मोमेंटम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of a body is equals to its momentum। ठीक है, किसी भी बॉडी के पास अगर मास है, मास तो होगा ही, और उसके पास अगर वेलोसिटी है तो उसके पास हम कहते हैं मोमेंटम है, और यह मोमेंटम का वैल्यू उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं किसी बॉडी का मास m है और वेलोसिटी कितना है, v है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। किसी बॉडी का मास अगर m है और उसका वेलोसिटी v है, ठीक है, तो उसका मोमेंटम, देन मोमेंटम जिसे p वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मोमेंटम को वेक्टर p से डिनोट किया जाता है, एंड मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल्स होता है। ठीक है, अब मोमेंटम का यहां पर यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ मोमेंटम। मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर मोमेंटम से रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम के एक और इफेक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे किसी बुलेट को, मतलब एक बंदूक की गोली को अगर हम किसी आदमी के ऊपर फेंक के मारते हैं, जो कि मास में बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर हम किसी बुलेट के गोली को अपने हाथों से फेंक कर किसी को हिट करते हैं तो उसको किसी भी तरह की कोई भी मतलब क्षति नहीं पहुंचेगी, किसी भी तरह का कोई भी इंजरी उसको नहीं होगा। लेकिन उसी बुलेट को अगर हम एक बंदूक के अंदर डालकर उसे फायर करके छोड़ते हैं, तो इस बार वह बुलेट जिसके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगा, और इस वजह से इस बार वह बुलेट उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हो सकता है कैजुअलिटी वहाँ पर उस आदमी का बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस बार सेम बुलेट उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है। इसका वजह है कि उसके पास मास के साथ साथ इस बार बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी है, जिस वजह से उसके पास मास और मोशन का इफेक्ट, मतलब मास और वेलोसिटी का इफेक्ट मतलब मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम होने के वजह से इस बार मोशन का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। ओके, अब मोशन, यहाँ पर मोमेंटम के बारे में कुछ और यहाँ पर फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट केस में मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, दो मतलब दो पार्टिकल है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम मान लेते हैं m1 ग्रेटर देन m2, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास सेकंड ऑब्जेक्ट के मास से ज़्यादा है, और बोथ का वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी यहाँ पर मान लेते हैं सेम है v। ठीक है, तो दोनों का वेलोसिटी यहाँ पर सेम है, लेकिन दोनों का मास यहाँ पर अनइक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p1, जिसका मैग्नीट्यूड हम लेने जा रहे हैं सिर्फ, ठीक है, m1v, और सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p2, इसका मैग्नीट्यूड m2v होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यहाँ पर m1v होगा और सेकेंड का m2v होगा। ठीक है, तो सिंस m1 ग्रेटर देन m2 है, तो m1 इंटू v ग्रेटर देन m2 इंटू v। ठीक है, इसलिए m1 इंटू v इक्वल्स टू m2 इंटू v, मतलब m1 इंटू v का वैल्यू m2 इंटू v के वैल्यू से ग्रेटर होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर p1 ग्रेटर देन p2 होगा। ठीक है, मतलब दो बॉडी जिसके वेलोसिटी सेम है, तो उस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से जब हमने एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को छोड़ा था और उसने जो
ग्लास को हिट किया था जिस वेलोसिटी से, और सेम उसी केस में हमने एक बड़े से पत्थर को छोड़ा था उसी हाइट से, उसने भी ग्लास को उसी वेलोसिटी से हिट किया था। लेकिन चूंकि बाद वाले पत्थर का मास पहले वाले छोटे से पत्थर के मास से बहुत ज़्यादा था, इस वजह से बाद वाले पत्थर का मोमेंटम ज़्यादा होने के वजह से उसने ग्लास के टेबल को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं P1 greater than P2, इट मीन्स मोमेंटम is directly proportional to the masses of two different bodies when they have same velocity, ठीक है। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस के, जब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा जब दो बॉडी को हम कंपेयर करते हैं और उसका वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे सामने से एक साइकिल और एक ट्रक सेम स्पीड से आ रहा है तो किस केस में हमें सामने से हट जाना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक सेम साइकिल और एक सेम ट्रक सेम वेलोसिटी से हमारी ओर आ रहा है तो किस केस में हमें उसके सामने से हट जाना चाहिए ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का कैजुअलिटीज़ नहीं हो। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा ट्रक के सामने से हमें हट जाना चाहिए, क्योंकि ट्रक के पास मास साइकिल के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से उसके पास मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा होगा। और उस केस में अगर हम सामने से नहीं हटते हैं तो इस मोमेंटम का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होने के वजह से यहाँ पर कैजुअलिटी होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में इस बार मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 मतलब स्पीड v1 है और दूसरे का स्पीड v2 है, लेकिन बोथ का मास सेम मान लेते हैं, कितना है m है। और यहाँ पर मान लेते हैं v1 ग्रेटर देन v2 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है जो वेलोसिटी है वह सेकंड ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन दोनों का मास सेम है। तो देयरफॉर फर्स्ट का मोमेंटम m v1 और सेकंड का मोमेंटम m इंटू v2 होगा। अब चूंकि v1 ग्रेटर देन v2 है तो सिर्फ v1 ग्रेटर देन v2 है तो m इंटू v1 ग्रेटर देन m इंटू v2 होगा। अब m इंटू v1 किसको रिप्रेजेंट करता है p1 को और m इंटू v2 रिप्रेजेंट करता है p2 को। तो यहाँ पर फिर दूसरे केस में कह सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी अगर मास दोनों के सेम है तो इस केस में उनका मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसके पास ज़्यादा मोमेंटम होगा, ठीक है, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसे अगर दो साइकिल अगर हमारी ओर आ रहा है या आपकी ओर आ रहा है और दोनों ही साइकिल का मास सेम है, दोनों ही साइकिल को जो ड्राइव कर रहा है दो आदमी उसका भी मास सेम है, तो इस वजह से साइकिल प्लस जो साइकिलिस्ट है उसका कंबाइंड मास सेम होगा। तो दो साइकिल में से एक साइकिल अगर हम मान लेते हैं एक साइकिल आपके ओर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है और दूसरा साइकिल आपकी ओर 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, तो आप किस साइकिल के सामने से हट जाएंगे। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा उस साइकिल के सामने से आप जरूर हट जाएंगे जिसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइकिलिस्ट के कंबाइंड मास मतलब दोनों ही साइकिलिस्ट का जो मास है वह तो सेम है, लेकिन एक साइकिलिस्ट का वेलोसिटी दूसरे साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है, एक का 10 है दूसरे का 50 है। तो हम यहाँ पर सेकंड साइकिलिस्ट का मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा होने के वजह से उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए अपने आप को उसके सामने से हटा लेंगे ताकि किसी भी तरह के कैजुअलिटीज़
नहीं हो। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस केस में when mass is same then momentum of two bodies directly proportional to their velocities। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब लीनियर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है। ठीक है, मोमेंटम दो तरह का होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि आप रोटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और लीनियर मोमेंटम को सिर्फ मोमेंटम भी कहा जाता है। तो जब भी मोमेंटम आपको सिर्फ लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पर इस मोमेंटम का एक्चुअल मीनिंग लीनियर मोमेंटम से मतलब आपको समझना है कि इसका मोमेंटम, यह मोमेंटम एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस मोमेंटम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी, वह लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब एक तीसरा केस कि जब दो बॉडी का मोमेंटम सेम होगा। ठीक है, तीसरा केस मोमेंटम ऑफ बॉडी पी, दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है। ठीक है, और एक का मास मान लेते हैं m1 है और वेलोसिटी v1 है, तो इसका मोमेंटम p m1 v1, और दूसरे का मास मान लेते हैं m2 है, वेलोसिटी v2 है, तो इसका मोमेंटम p इक्वल्स टू m2 v2 होगा। ठीक है, मतलब अब इस बार दो बॉडी का मोमेंटम सेम है जबकि उन दोनों के मास डिफरेंट हैं। तो इस केस में फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम m1 v1 होगा, सेकेंड का m2 v2 होगा। अब सिंस m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर एज्यूम कर लें लेट m1 ग्रेटर देन m2, अगर हम मान लेते हैं m1 ग्रेटर हैं किसके, m2 के, सिंस m1 v1 बराबर m2 v2, अब इस m2 को इधर लाते हैं तो m1 बाय m2 बराबर v2 बाय v1। ठीक है, m1 बाय m2 इक्वल्स टू v2 बाय v1। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड बॉडी का मास m2 था और वेलोसिटी v2 था, तो मोमेंटम कितना था m2 v2। अब चूंकि m1 ग्रेटर देन m2 है, m1 ग्रेटर देन m2 है, तो यहाँ पर m2 का मतलब m2 इंटू 1, इस m2 को इधर लेंगे तो m1 बाय m2 ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो अब m1 ग्रेटर देन m2 है और m1 बाय m2 किसके बराबर है, v1 बाय v2, तो हम m1 बाय m2 को हटाकर v2 बाय v1 लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1, तो v2 ग्रेटर देन v1। तो इससे क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है कि दो बॉडी के मोमेंटम अगर सेम है, दो बॉडी के मोमेंटम अगर सेम है और उसमें से अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी का मास सेकेंड बॉडी से ज़्यादा है, तो फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी सेकेंड वेलोसिटी से कम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट बॉडी का मास m1 सेकेंड बॉडी के मास m2 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी से ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट बॉडी का अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिजल्ट से यह कंक्लूजन निकलता है कि दो बॉडी के अगर मोमेंटम सेम होंगे और दोनों के मास अगर डिफरेंट हैं, तो उसमें से अगर एक बॉडी का मास अगर ज़्यादा है तो उसका वेलोसिटी सेकेंड बॉडी से कम होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली न्यूटन्स ने मैकेनिक्स में अपने 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ इस वर्ल्ड को दिए, और यह तीनों ही लॉज हमारे डेली लाइफ्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें से न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो कुछ इस तरह से है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में
तब तक मूव करेगी जब तक कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं होता है। एक बार फिर से हम बोलने जा रहे हैं कि कोई भी बॉडी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यह कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही तब तक रहेगी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है। या कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वह स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से तब तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, यह मान लेते हैं एक बॉल है, मास m है और यह रेस्ट में है, तो यह रेस्ट में ही रहेगा। किसी टेबल पे अगर हम एक बुक को रखते हैं और हम कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए, या हम 2-3 दिन के बाद उस बुक के पास आते हैं, उस जगह पर आते हैं, तो हम देखते हैं कि बुक उस टेबल पे ही रखा हुआ है। ऐसा इसलिए कि उस प्लेस पे जो बुक रखा गया था उस पर अब तक कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। जैसे यहाँ पर इस बॉल को अगर हम हिट करेंगे तभी यह मोशन में आएगा। तो जब बॉल को हिट करेंगे तो यहाँ पर कहने का मतलब एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जा रहा है। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब हो गया कि एक ही समय पर एक बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे जो फोर्स हम लगाते हैं उसके अलावे भी वहाँ पर बहुत सारा फोर्स ऑटोमेटिकली उस पर लग रहा होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी न किसी बॉडी पे कहीं भी रहेगा तो वह लगता ही रहेगा। फिर जिस सरफेस पे ये रखा गया है उसका रिएक्शन, जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है, तो वह भी लग रहा होता है। फिर इसके पास अगर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारा पार्टिकल्स है जो इससे डायरेक्टली कोलाइड कर रहा है, तो ये बहुत सारे फोर्स एक समय में इस पर काम कर रहे होते हैं। तो इन सारे फोर्स का वेक्टर सम अगर ज़ीरो नहीं होता है तो इस केस में जो सारे फोर्स का वेक्टर सम है वह अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। तो किसी भी बॉडी पर अगर वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो कि अनबैलेंस्ड होगा वो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार इस पर कोई फोर्स अगर हम लगाते हैं जो कि अनबैलेंस्ड होगा तो इसमें हमें मोशन देखने को मिलेगा, मतलब इसमें एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। और कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में नहीं है, अगर मोशन में है, तो वह स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। ठीक है, लगातार एक बॉडी जिसका मास m है यह स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, यह स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा लगातार कांस्टेंट स्पीड से जब तक कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। एक बार अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई होता है तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। और वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब या तो उसके डायरेक्शन में चेंज होगा या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या दोनों ही चेंज होगा। मतलब किसी भी कीमत पे वेलोसिटी में चेंज अगर होता है तो हम कहते हैं कि उसके पास एक एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, या तब तक मोशन में रहेगी और वह मोशन हमेशा उसका स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड से होता रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। और दोनों ही केस में बॉडी जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो एक्सीलरेटेड हो जाता है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ दूसरे तरह से यह भी कह सकते हैं कि बॉडी रिमेन्स अनएक्सीलरेटेड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट ए बॉडी remain unaccelerated unless some external force applied on it।
ठीक है। एक बॉडी तब तक एक्सेलरेटेड नहीं होगा जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। डेट इज इफ F(E)(x)t मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो देन एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। जब भी कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उस बॉडी में हमें किसी भी तरह का एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर वह बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, अगर वह बॉडी मोशन में है तो वो लगातार वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर लगता है तो बॉडी में एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। दिस इज द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सीधा आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यह छोटा सा मीनिंग याद रखना है। न्यूमेरिकल्स बनाने में भी याद रखना है कि जब तक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। किसी बॉडी पे अगर 1 मिनट तक हम फोर्स लगा के रख रहे हैं तो 1 मिनट तक उसके पास एक्सेलरेशन रहेगा। अगर हम एक बार फोर्स उससे हटा लेते हैं तो उसके बाद उसके पास किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है। ये आपको याद रखना है। इसी से मतलब इसी कॉन्सेप्ट्स को हम आगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे कि बॉडी पे अगर फोर्स लगाया जा रहा है 2-5 सेकेंड के लिए तो 5 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी चेंज होते रहेंगे, और 5 सेकेंड के बाद अगर फोर्स को हटा लिया जाता है तो उसके बाद उसके पास किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओके, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सबसे पहले आप इस लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने बताए हैं आप इसे अच्छे से समझ लें, इसे प्रिपेयर कर लें। अगले लेक्चर में हम आपके लिए न्यूटन्स का सेकेंड लॉ और न्यूटन्स का थर्ड लॉ लेकर आएंगे, और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ में ही आपको फोर्स का जो ऑफिशियल एक्सप्रेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, वह डिराइव करके हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ न्यूटन्स के थर्ड लॉ का यूज़ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में किया जाएगा। तो आई होप आज के लेक्चर्स में हमने आपको जो भी फैक्ट्स बताए हैं वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसे अगर अच्छे से समझ नहीं पाए हैं तो फिर लेक्चर्स को आप बिना स्किप करके शुरू से आखिरी तक देखें और इसके नोट्स आप ज़रूर तैयार करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।